कौन से जुड़े नहीं है अभी? टाइम है क्या अभी कुछ? तब तक सो जाओ, लो सो लो बच्चों, हेड डाउन करके सो लो। हम नोबिता, अरे वाह वेरी गुड। कल सुबह 3 बजे, सुबह से शाम को 5 बजे तक क्लास कौन ले रहा है? नोटिस बोर्ड पे लग रहा है एमके सर का। बधाई हो बच्चों। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो होमवर्क दिया था, कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन दिए थे। बिगिनर वर्स नंबर 1 पूछो। क्या कर रहे हो? एक मिनट एक मिनट, क्या कर रहे हो? बंद था क्या ये? हाँ, चालू कर दिया ना इसको। देन एक मिनट देना, देना कौन सा देना? एयर फ्लो वाइड कर दो, टेम्परेचर लो, पीछे करे हो जो भी बच्चे बोल रहे हो, पीछे करिए। हाँ साहब। बिगनर बॉस नंबर 1 में, बिगनर बॉस नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन? 6? कौन सा 6? नहीं, वो कौन सा बोल रहे हैं? 60 बोल रहे हैं आप भी? सेकंड क्लास में भी वो 180 डिग्री घुमाने वाला क्वेश्चन हो गया क्या? तो सेकंड तो हो गया बेटा। सेकंड में और क्या, जब हम किसी को 180 से घुमा देंगे तो मैंने आपको समझाया था डेल्टा फाई 0 होता है, डबल होता है। इधर 0 फिर उलट के 180 तो डबल हो जाता है डिफरेंस। नहीं आया समझ? ठीक है। 6th क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली हमने क्लास में किया है। एग्जैक्टली बताओ, जो सोलेनॉइड ली थी याद है, रिंग ऐसे रखी थी याद है, किसका एरिया आया था? रिंग का या रिंग का इफेक्टिव एरिया? रिंग का इफेक्टिव एरिया आया था, जिसमें हमने क्या लिखा था? फील्ड तो किसका था? सोलेनॉइड का। एरिया भी किसका हो गया था? सोलेनॉइड का। और इसने बोला है कि प्लेन क्या है? एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर। अगर ये सोलेनॉइड की एक्सिस और ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया तो इसका खुद का एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा। एंगल कितना हो गया? 0। बाकी रख देना। हाँ और बोलो। बीवी नंबर 1, अब बीवी नंबर 2 निकालो। बीवी नंबर 2 में क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड नहीं करना था, याद है? और सेकंड में भी। तो चलो हो जाओ शुरू। 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, फर्स्ट सेकंड, मतलब नहीं छोटा फर्स्ट, अरे यार वो बहुत अजीब से उसमें, फिर 1 में ए बी सी, यानी क्या कर रखा उसमें। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले में छोटा फर्स्ट, वो वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया नहीं, मना कर दिया था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये भी नहीं कर रहे आप लोग, ये भी नहीं किया आप लोगों ने। कौन सा पूछ रहा? 6th 7th 8th, 7th में भी ए बी सी, कौन सा पूछना है? 7th कौन पूछा था? अरे 7th को पूछा था ना बच्चों। अरे 7th का कोई अभी तो बोल रहे थे कोई बच्चा। 8th में कौन सा? 8th में एक ही है।
देखो बच्चों, सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, सर्कल का। और आप समझ लो बच्चों कि ये यहां पर डॉट मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, किसी भी दूसरी शेप में लेकर जाएंगे, बताएं क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज। सबसे ज्यादा एरिया किसका ही होता है। उसके अलावा उसी चीज को अगर चेंज करोगे, दूसरों में डिफॉर्म करोगे, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ट्राइंगल, स्क्वायर, सबसे ज्यादा एरिया किसका ही रहेगा, सर्कल। तो बताओ कौन सा इफेक्ट है, अपन को दो चीजें देखनी होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो कौन सा इफेक्ट, डिक्रीज, डॉट डिक्रीज, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड का फर्स्ट, एक मिनट ब्रो, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सब बच्चे देखेंगे। इसको समझने के लिए पहले पुराने मार्केट में चलना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है, याद करो बच्चों, ऐसा कोई एक सोलेनोइड रहा करती थी, याद है बच्चों। और इस सोलेनोइड में बताओ बच्चों, आंसर देना, ऐसे मैंने जब बनाया था, कौन सा फ्रंट वाला है, कौन सा बैक वाला है, 1 2, 1 बैक या फ्रंट, वेरी गुड, ये है फ्रंट और ये है, यहां कौन सा एरो आता है, एफ वाला या बी वाला, फ्रंट या बैक, एफ वाला आता है, ये टॉप एरो या डाउन एरो, टॉप एरो। और जब इधर आ जाए, ऊपर करंट होता है, तो मैंने आपको सिखाया था, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, या एल क्रॉस बी से कैसे समझें, कुछ भी, मतलब वो डी एल क्रॉस आर से जैसे समझें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, देखो बच्चों किधर आ रही है, इधर, यानी इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलने का मतलब कौन सा पोल है, नॉर्थ। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि अगर एरो अप है तो उसके लेफ्ट साइड क्या होगा, नॉर्थ, और इस साइड क्या होगा, साउथ। पहले तो समझना था, क्या सिखाया, एरो अगर अप है तो उस सोलेनोइड में लेफ्ट साइड क्या होगा, नॉर्थ, राइट साइड क्या होगा, साउथ। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछते पूछते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते पोल को पोल से, करंट से। अब आप बहुत इजीली कनेक्ट करोगे, ये एस, ये एन, और फिर यहां पर ये ऐसे दिया हुआ है। अब शुरू हो जाओ, बोल बच्चों, ये पास आया, कौन पास आया, एन आएगा तो, एन आएगा, एन आएगा तो, एन अगर इधर आएगा तो यहां एरो कौन सा आएगा, अभी सिखाया है, ऐसे उल्टा पता करना चाहना, एन आया तो एन, और इधर एन तो एरो, और जो एरो ऊपर फ्रंट में आएगा वही एरो यहां फ्रंट में आएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे पूछते भी हैं इस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 में देने वालों में से, ठीक है, अब चलाते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना, डबल, ठीक है, हाँ घुमाना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A circular loop of length L, next question, a circular loop of length L, length L is placed in perpendicular magnetic field B, is placed in perpendicular magnetic field B. Now it is converted into a square loop. Now it is converted into a square loop in time t. In time t, then find
then find EMF induced in the loop, then find EMF induced in the loop कौन सा है पहले बताओ। मैंने आपको पहली चीज सिखा दी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, कैसे पता लगा? और एवरेज, वेरी गुड बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला आपको बता रखा, फाई इनिशियल फाई फाइनल बाय डेल्टा टी। बोलो क्लियर है बच्चों? बताएं आंसर ना सब बच्चे, ये कौन सा लूप है पहले, फिर ये किस में बदल गया? स्क्वायर लूप में बदल गया, कितनी देर में? टी टाइम में। अब बताओ बच्चों, यानी इनिशियल कौन है? इनिशियल फ्लक्स किसका बोलो बच्चों? सर्कल का। और फाइनल फ्लक्स किसका बताओ? किसका? स्क्वायर का। यानी दोनों का फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, बोलो बच्चों, बी एस कॉस थीटा। बी कितना दिया हुआ है उसने? क्या? परपेंडिकुलर मैग्नीफिल्ड बी। तो हम अपनी वजह से क्या मान लेते हैं? क्रॉस। अपनी वजह से कुछ भी मान सकते हैं। परपेंडिकुलर बोला उसने, ये तो नहीं बोला कि डॉट या क्रॉस, कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लिया परपेंडिकुलर क्रॉस मैग्नीफिल्ड। अब आप आंसर देंगे से बच्चे, बताएं बी की वैल्यू कितनी है? अरे बी की वैल्यू कितनी? बी एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर तो दिया हुआ ही नहीं, बोनस क्या दिया क्वेश्चन में? लेंथ दी है, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया? लेकिन यहां लेंथ इज इक्वल टू कितना हुआ? अरे एक साइड ए है, तो इसका एरिया बोलो ए स्क्वायर। बी हो गया। और अब किसकी बात रह गई है? कॉस थीटा। किसकी बात रह गई? कॉस थीटा की बात रह गई है। तो मैं आपको सेशन दूंगा भाई, थीटा क्या रहेगा बच्चा जानना चाहेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो अपने मॉड्यूल जैसा क्वेश्चन एक बन गया यहाँ पर, बताओ बच्चों, अगर ये इसमें इससे इसमें जाएगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? बताओ बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? जल्दी बोलो, भूल गए आप लोग, भूल गए। क्या चेक करें सबसे पहले? इफेक्ट। इफेक्ट क्या है बोलो? डिक्रीज या इंक्रीज? वेरी गुड। क्या है? क्योंकि किसी भी शेप में जाओगे क्या ही होगा? एरिया डिक्रीज। सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा, इसलिए डिक्रीज इफेक्ट। तो क्रॉस डिक्रीज, तो क्रॉस डिक्रीज तो मतलब क्या आया? क्लॉकवाइज। होगी बात खत्म। अरे कोई बोलो बच्चों, तो एंगल कितना हुआ? अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एरिया तक किधर जाएगा? अंदर। तो बताओ बच्चों, एंगल कितना आया? 0। ये क्लियर है। अगर बच्चों सर हम डॉट लेते तो, डॉट लेते तो भी यही होता, क्योंकि अगर डॉट लोगे डिक्रीज करोगे तो क्या आएगा? डॉट डिक्रीज, तो फिर वापस करंट किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एरिया तक किधर आएगा? बाहर। फिर एंगल कितना आएगा? 0। इसलिए मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रॉस ले रहे हो या डॉट ले रहे हो। नहीं आया, समझ नहीं आया। लेकिन फिर अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिए। ये थीटा की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है, हो जाती है। परपेंडिकुलर अगर होता है तो दिमाग में आता है एरिया वेक्टर बाहर लूं अंदर लूं, 0 एंगल हो, पाई एंगल हो, अरे कंफ्यूजन आता बच्चों। इसके अलावा दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कहते 30 डिग्री पर है, तो फिर तो आप वो थीटा उस हिसाब से लो जो एंगल दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बीबी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ 30 60 दिया हुआ है, प्लेन का एंगल, प्लेन का एंगल 30 दिया है, तो एस का एरिया 60 डिग्री हो गया मतलब एंगल। तो वहां तो सीधा एंगल यूज में आता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां होगा बताओ? कंफ्यूजन होता है 0 और पाई में, जब प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर बच्चों इससे कंफ्यूजन होता है, C4 बोलो बच्चों, कॉस थीटा। C4 क्या हो रहा है? कंफ्यूजन। तो C4 इसको कैंसिल कर दो बस। बोलो, समझ में आएगा बच्चों? अरे जो कंफ्यूज कर रहा है उसको हटाओ। तो उसको हटा दिया। C4 कंफ्यूज कर रहा है, C4 क्या करो? उसको कैंसिल कर दो। क्या रह गया बस? अरे क्या रह गया बस? अरे बस, अरे समझ नहीं आया बच्चा? अरे क्या रह गया बस? क्योंकि कंफ्यूजन हट गया। तो अब खत्म, एंगल एंगल लेने की कोई जरूरत ही नहीं। परपेंडिकुलर अगर आ जाए तो सीधा बी और क्या लिखना है? एस। तो बताओ एवरेज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों, बोलो। फाई किसका? सर्कल का। फाई किसका? स्क्वायर का। और डेल्टा टी, सर्कल का एरिया। यहां से निकालोगे फ्लक्स,
अरे करोगे खुद भी, कुछ करोगे नहीं करोगे? करो, दोनों ये निकाल के फ्लक्स यहां से यहां पुट दो और सॉल्व करो उसको। हाँ, बी एस कॉस थीटा बेटा, ए डॉट बी में एंगल ए बी कॉस थीटा, किस किस में होता है थीटा? खत्म। नहीं नोट हो गया? नहीं नोट हो गया? नोट लो जल्दी से, फिर लिखो प्लस का फॉर्मूला बी एस कॉस थीटा से लिखो, एरिया लिखो। हाँ साहब, बी एरिया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई। आपने देखा होगा ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए जिसमें एक एल लेंथ होती है जिसको कभी सर्कल में बदलते हैं, कभी हेक्सागन में बदलते हैं, ऐसे वो चीजें काफी आ गई हैं। तो अब ये चीज आपको आनी चाहिए दिमाग में, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करके। तो आंसर आ गया बी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। हाँ क्या? फिर उसके बाद फाइव फाइनल स्क्वायर का बी इंटू ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एल अपॉन 16, बी एल स्क्वायर बाय 16। सही है गलत? ए इज इक्वल टू स्क्वायर होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाय 10। 10 क्यों लिखा है इसको? क्योंकि 16 लिखना चाहिए। अब वैल्यू पुट दो, बी एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस बी एल स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन टी। बी एल स्क्वायर को बाहर कर दो, 4 को भी बाहर कर लो, और टी यहां रह गया 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 4। थोड़ा और कर लो, ये यहाँ पर 4 पाई ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता था ना बच्चों आपको एलसीएम लेके। तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन 16 पाई टी 4 माइनस पाई, नीचे 4 पाई आएगा, 4 से 4 16 हो जाएगा। अब इसमें एक बात और करनी है क्वेश्चन में, एक बार नोट करो। सब समझा दूंगा अभी, आप जो फॉर्मूला बने वो लिख लिया था ना, सॉल्व भी कर लिया। या फिर हमको जो अभी समझना है वो समझते हैं। अब देखिए इधर, लेकिन सर आपने जब कॉस से हटा दिया तो एक साइन का कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, क्योंकि कॉस थीटा या तो जीरो या तो प्लस होगा +1, या फिर कॉस थीटा क्या होगा -1, और कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये कैसे हो गया? तो कॉस थीटा का तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया आपने। मैं ही कह रहा हूं कि जब कैलकुलेशन करी हमने तो उसको सोचा भी नहीं, क्योंकि हमें साइन लेने के बाद कंफ्यूजन से अच्छा है कि हमें आंसर पहले से ही पता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा। तो वैल्यू लिख लो और उसके बाद चेक कर लो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा। तो ये फाइनल इनिशियली सब नाटक खत्म। कैसे? हमको कैसे पता है कि साइन पहले से पता है? याद करो, एक चीज सिखाई थी आपको, इंक्रीज तो, जल्दी बताओ, एक एक टेबल बनाई थी, इंक्रीज तो उल्टा ईएमएफ का साइन नेगेटिव। अब मैं आपको एक चीज फिक्स कर देना चाहता हूं आपके दिमाग में, भाई 3 इफेक्ट है यहां पर, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट।
इंक्रीज तो हमेशा उल्टा साइन नेगेटिव, डिक्रीज तो पॉजिटिव, और कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ईएमएफ ही नहीं आएगा इंड्यूस, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट से कुछ नहीं होता, चेंज होना पड़ता है। तो इस तरह से अब आप क्वेश्चन को देखें, अब आप मुझे बताओ कौन सा इफेक्ट है, इफेक्ट का नाम बोलो, बोलो बच्चों इफेक्ट बोलो, इंक्रीज या डिक्रीज, पक्का डिक्रीज तो साइन क्या आना चाहिए मैं पॉजिटिव। अब बताओ एक ऑप्शन ये आ गया एग्जाम में, एक ऑप्शन भाई यही तो फर्क पड़ेगा, माइनस साइन से क्या फर्क पड़ेगा बताओ बच्चों, या तो पाई -4 आएगा या 4 - पाई आएगा, बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे, जल्दी बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ये वाला, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, 4 - 5 पाई पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है, पाई बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो अगर पाई -4 - पाई करोगे तो पॉजिटिव, लेकिन अगर पाई -4 करोगे तो नेगेटिव, जो कि गलत या सही, क्यों गलत, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, साइन क्या ही आना चाहिए, ऐसे चेक करना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, पहले सिर्फ वैल्यू लिख लो, साइन 1 का कॉन्सेप्ट हटाओ, वैल्यू लिख लो और बाद में चेक कर लो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट लिखो, इसमें नहीं, इसमें लिखो, पहले ये लिखो ये जो मैंने बोला है। as area decreases, as area decreases, flux decreases, area decreases, flux decreases, so induced EMF will be positive, induced EMF will be positive. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a circular loop of radius 10 centimeter a circular loop of radius 10 centimeter, एक मिनट, ये क्या बताना बच्चों, नहीं अभी पहले क्या लिखा था मैं लैंग्वेज, as area decreases, as area decreases, वो बोल रहे हैं कि रिपीट करने के लिए, flux decreases and so induced EMF will be positive। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, वापस कंटिन्यू करो। A circular loop of radius 10 centimeter is placed in perpendicular magnetic field of 0.1 Tesla, perpendicular magnetic field of 0.1 Tesla. Now radius of the loop starts decreasing, radius of the loop starts decreasing at the rate 0.1 centimeter per second. Radius of the loop starts decreasing at the rate 0.1 centimeter per second. Then find induced current in the loop. Then find induced current in the loop if its resistance is pi ohm. If its resistance is pi ohm. If its resistance is pi ohm. बताओ बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया, एक बार बस डेटा बोलते जाओ, लिख बताओ, बोलो क्या, बोलो क्या लिखे इसको, सिंबल आर, और ये 0.1 टेस्ला क्या बच्चों बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा
फिर ये 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, इसको लिखें कैसे यहां पे, बोलो, अरे तो लिखें कैसे मैथमेटिकली, बोलो, डी डी आई बाई डी डी। अरे काफी सारे बच्चों ने यहाँ बोला है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, मतलब इतना तो विश्वास था मुझे आप लोगों पर कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन सही बोला। बड़ी अच्छी बात है बच्चों। यहां पर अब आपके सामने कुछ चीजें बताता हूं, इस चैप्टर में कुछ इस तरह से डेटा आने वाले हैं, देंगे 2 वेबर पर सेकेंड बोलेगा, 3 टेस्ला पर सेकेंड बोलेगा, कुछ भी 0.1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोलेगा, कुछ भी बोले तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड। जब भी ऐसे पर सेकेंड एट द रेट ऑफ दिस ऐसा आ जाए, समझ जाना बच्चों ये कौन सा वाला है, इंस्टेंटेनियस का रेट वाली कॉन्सेप्ट चल रही है, किसी इंस्टेंट की बात चल रही। जैसे बताओ, अब आप ऐसे बनाओ, खुद बनाना, बोलो वेबर किसकी यूनिट होती है, बी की यूनिट वेबर, फ्लक्स किसकी यूनिट होती है बच्चों, फ्लक्स, नीचे कौन है, टाइम। अब अपने आप बोलो ये क्या चीज है, ऐसे बोल रहा हूं, यूनिट देखो, क्वांटिटी लिखो, अपने आप ही बन जाएगा। अब बोलो बच्चों ये क्या है, टेस्ला, टेस्ला क्या है बी, और ये क्या है टी, तो ये एक्चुअली क्या दिया क्वेश्चन में, डी, यानी मैनफील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज, ऐसा कुछ दिया हुआ, उसके हिसाब से फ्लक्स टाइम में चेंज आ रहा है। बताओ ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है डी एस बाय डी टी, ये क्या दिया ये, अब ये सेंटीमीटर तो लेंथ होती है, तो ये dl बाय डी टी, डी आर, कुछ मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये dl बाय डी टी हो गया, हो सकता है ये रेडियस हो तो dr बाय डी टी हो गया, हो सकता है ये कोई डिस्टेंस या छोटी सी कोई पार्ट हो, dx बाय डी टी, dy बाय डी टी, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, ये है di बाय डी टी। पता है मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में इससे डेटा आता है, तो आपको पहले से एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये डेटा आया, इसका मतलब ये दिया, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वाली बात है। अब बताओ अपने क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इज डिक्रीजिंग विच मींस इट इज dr बाय dt, और फिर रेडियस कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, पाई ओम। अरे बोलो भाई, आप तो बोलो, ये बात ये होगी ना, अभी आगे बात आगे बढ़ेगी, रुको तो सही भी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बात आगे बढ़ेगी बच्चों। आप बोलो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी, अच्छा याद करो क्वेश्चन बोला है एक सर्कुलर लूप है और मैग्नीफील्ड परपेंडिकुलर है, मान लिया परपेंडिकुलर मैग्नीफील्ड, तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है, बी एस कॉस थीटा, यस और नो, यस और नो, ये ईएमएफ होता है, और यस सर भी बोल रहे बेटे बेटे वहां पे, ये किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स का। फिर हम ये चेक करते हैं इंस्टेंटेनियस में कि कौन चेंज हो रहा है, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, बोलो बोलो क्या चेंज हो रहा है, एरिया। तो इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या था, याद है, लिखवाया था, एरिया चेंज होता था बी कॉस थीटा डी एस बाय डी टी, भूल गए ना, और उसके बाद जरा देखें ध्यान से, बी कॉस थीटा डी, एरिया कितना होता है इसका सर्कुलर रूप का, पाई आर स्क्वायर। अब आपको डिफरेंशिएशन आता है इसका बच्चों, बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो बच्चों जल्दी बोलो, डिफरेंशिएशन 2r, आर स्क्वायर का कितना होगा 2r, या गया, अरे आर स्क्वायर का 2r भाई, पाई भी आएगा, पाई आ तो गया, ये तो रहा, हो तो गया, क्या हुआ, अरे भाई पाई बाहर आ गया ना बच्चों, हंस क्यों रहे हो, अरे भाई क्या गड़बड़ होगी, बोलो भाई, हंस रहा बच्चा, गलत लग रहा है क्या आपको ये हंस रहा बच्चा, हाँ खड़े हो, खड़े, नहीं आपके पीछे, हाँ हाँ खड़े हो, हंस रहे हो आप, गलत लग रहा है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई गलत लग रहा है क्या, तो गलत हो तो बोला तो बोल दो, सही लगा सही, हंस क्यों रहे हो, अरे बोलो बेटा गलत लग रहा है क्या, हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे थे तो बता दो, ऑब्वियसली गलत है, बच्चे तो हंस रहे हो, गलत लग रहा है क्या, तो ये गलत नहीं है, ये गलत ही है।
अगर ये गलत लग रहा है तो गलती है, ये वाला बटन तो दबाना ही था। क्यों गलत है बताओ बच्चों? डिफरेंशिएशन किसका है? नीचे की बिल्डिंग। तो फिर ऐसे नहीं होता है, आगे कुछ और लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बताओ? अच्छा नहीं याद आप लोगों को? तो सुनो, अब मैं आपको सिखाता हूं मैथमेटिक्स में इसको कैसे करते हैं, लिखते हैं। कुछ बच्चों को पता भी होता है इसमें क्या लिखते हैं। इसमें बोलते हैं 2r dr/dt। इसका डेफिनेशन जब किसी और के रेस्पेक्ट में होता है तो एक बार और लिखते हैं, तो क्योंकि अगर ये नीचे क्या होता r, तो इसका सीधा डेफिनेशन कितना होता है 2r, लेकिन नीचे d है तो इसको ऐसे लिखते हैं dr/dt। लेकिन कुछ बच्चों को ये पता तो होता है कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये पता नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूं मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, सुनो बच्चों, और क्यों ऐसा होता है। देखो, dr²/dt में समझना है, इसको निकालना है। जब किसी और के रेस्पेक्ट में आ जाए तो फिर कैसे करते हो समझा रहा हूं। वो बच्चों आप लोगों ने एसी बंद कर दिया क्या? सच बोलना, आप लोग एसी आप लोगों ने बंद कर दिया बच्चों? आप लोग बंद कर दो ना बच्चों ऐसे। मोबाइल कॉन्सेप्ट से बंद कर दो बच्चों आप लोग यार। तो कैसे बंद हो जाएगा अपने आप ही? फ्लो बिगड़ जाता है बच्चों से क्लास का। एक फ्लो चल रहा होता है क्लास में और आप लोग उसको बिगाड़ देते हैं ऐसे। लिख, टाइमर। हाँ ये बात हो सकती है, टाइमर हो सकता है इसमें, ये मान सकते हैं। हाँ साहब, फिर उसके बाद कैसे होता है ये? ऐसा करो, जिसके रेस्पेक्ट में जिसका डिफरेंशिएशन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख दो। टाइमर लगा रखा है क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों? पीछे कौन सब चल रहे हैं? वही बंद है? ये तो कुछ और ही गड़बड़ है, कुछ और ही गड़बड़ है। मतलब पीछे जाना कौन सा? पीछे पीछे का सही वो चला तुम चालू कर दो इधर। उधर भी बंद है क्या? चारों बंद हैं? हाँ, क्या लिखोगे बच्चों नीचे? dr। उसके बाद आप देखें ध्यान से, क्योंकि dr अगर यहां लिखा है तो अपने आप मर्जी से dr उड़ के तो आ नहीं सकता, तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा? अरे dr लिखना पड़ेगा, अरे ताकि कैंसिल हो जाए। और नीचे क्या रह गया? ये आ गया। पता तो होता है लेकिन ये पता नहीं होता क्यों होता है। ये मैथमेटिक्स है इसके पीछे। अब बताओ r² का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? तो वो लोग कितना होगा? और अब क्या रह गया? आप समझ में आएगा बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये लिख दिया है ना। अब वैल्यू रखेंगे, लेकिन लेकिन अब है फिर परेशानी। फिर वही वाली बात आएगी, बोलो ये क्यों है नेगेटिव? पहले तो बच्चा इसको भूल जाता है, मैं सही गिरा हूं। जब बच्चा क्वेश्चन सोल्व करने लगता है ना तो फटाफट नेगेटिव को भूल जाता है, d5/dt करके आगे बढ़ जाता है लाइफ में, वो नेगेटिव भूल जाता है। फिर जब इस गड्ढे में से निकलता है, मान लो ध्यान रह गया, तो फिर इसमें इस नाले में कूद जाता है, कॉस थीटा के नाले में। कॉस थीटा में भी याद करो वही 0 और पाई और फिर 180 में नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन फिर आएगा कॉस थीटा में। और फिर इस मान लो इस नाले में से निकल जाएगा तो फिर इस नदी में तो डूब ही जाता है। कौन से? क्योंकि dr/dt जो होता है, रेट जो होती है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। इंक्रीज हो रहा है तो dr/dt क्या लोगे? पॉजिटिव। डिक्रीज हो रहा है तो dr/dt क्या लोगे? नेगेटिव। तो इतने सारे ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, इतना नेगेटिव, बच्चे का दिमाग नेगेटिव रहता है। तो फिर हम क्या करें? मैंने क्या सिखाया है? सारे नेगेटिव को लाइफ में छोड़ दो, लाइफ में क्या रहो? बी पॉजिटिव। कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं,
अप्रोच में लाइफ में क्या है, बी पॉजिटिव बच्चों। तो हम क्या क्या हटा देंगे, ये नेगेटिव साइन, बोलो बच्चों क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहा हूं, ये नेगेटिव साइन हटाओ, कॉस थीटा हटाओ, ये हटाओ, सब हटाओ, और बस। नहीं नहीं बस नहीं है यहाँ पे जाना ना, बस अपन तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये बी डी एस बाय डी डी खत्म, और ये आ गया, उसके बाद पाई कहां गया, ये रहा पाई, ये आ गया, और इसके आगे ऐसे लिख देंगे धीरे से ऐसे। इसका मतलब हम सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, वैल्यू, मोड मतलब वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये हम कब करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले आंसर निकाल लो, साइन तो बाद में देख लेंगे। इंक्रीज तो साइन बोलो, इंक्रीज तो, नेगेटिव डिक्रीज तो, यहां क्या हो रहा है, रेडियस कम हो रही है ना बच्चों, तो यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो क्या इफेक्ट यहाँ पे, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। बोलो बी की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी, सब दिया है, और करंट पूछा है क्वेश्चन में, करंट का फॉर्मूला बोलो बच्चों, क्या होता है करंट का फॉर्मूला, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज आएगी उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, आंसर निकालो, चलो सोल्व करो। ये भी लिखोगे, अच्छा लिख ही लिए है, तो फिर ये भी लिख लेने लगे, हाँ तो, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि क्यों होता है ऐसा। कौन सा स्मॉल आर, स्मॉल आर ये रहा, हाँ? अरे जब मैं इस कोने में आ गया था, उस कोने में आ गया, दूर जाना पड़ेगा। चॉइस को होने वाले माइनर में मनोज कुमार गुप्ता सर का सिलेबस केवल बायोमोलिक्यूल ही आएगा। अरे रखो ना वैल्यूज यार, क्या कर रहे हो यहाँ पर, अब तो पूरा बता दिया मैंने आपको, वैल्यूज रखनी है अब तो, सब सिखा दिया अब तो। ये कितना आ गया जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर बी डी आर बाय डी टी, और इसमें किससे डिवाइड करना है, आर, आर की वैल्यू खुद की कितनी है, पाई, पाई से पाई कैंसिल, कुछ नहीं पाई, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 RB डी आर बाई डी, लिखो वैल्यू सॉल्व करो। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ तो नजर आ रही है, क्या गड़बड़ नजर आ रही है बताओ बच्चों, ये आर की वैल्यू को 10 लिखें या 2 लिखें, बोलो 10 भी है आर और 2 भी है यार, बोलो क्या लिखें, बोलो बच्चों 10 या 2, बताओ आप बताओ, क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पूछा उसने, पूछा है देखो, फाइन, हाँ पढ़ो, फाइन, अरे बोलो ना फाइन इंड्यूस ईएमएफ, अरे बोलो ना आगे, फाइन इंड्यूस ईएमएफ, नहीं इंड्यूस करंट, हाँ इंड्यूस करंट इन द लूप इफ, अरे पागलों उससे पहले क्या लिखा, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैंने डेटा ही नहीं दिया, अच्छा 2 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया मैंने, और बच्चा सोच रहा है 2 सेंटीमीटर आया है कहां से, ओ मैं आपके सोच रहा हूँ यार कैसे इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि किसकी गलती है, क्या मांगना पड़ेगा, सॉरी, लिखो बच्चों इसमें ये था एक्चुअली, फाइन इंड्यूस करंट इन द लूप व्हेन, चलो कोई बात नहीं, इट्स इन दिस, कैसे लिखोगे, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज पाई ओम व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स 2 सेंटीमीटर,
ब्रैकेट में लिख लो, बाद में याद में, ब्रैकेट में लिख लो, व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स 2 सेंटीमीटर। अरे तो जब मैंने यार यहाँ लिखा था पागलों, तब बोलते ना, बोला था क्या, तब बोला था आप लोगों ने? अच्छा अच्छा अच्छा, उसी के लिए हंस रहा था ये बच्चा। अरे अब तुम जो खुद पे हंसी आ रही, तो बताओ 10 आएगा या 2 आएगा? अब ये पूछा है व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स 2 सेंटीमीटर, जब उसने बोला है कि जब इसकी रेडियस कितने सेंटीमीटर हो जाए, 2, तब बताओ, उस वक्त बताओ, उस इंस्टेंट पे बताओ। इसका मतलब ये वाला रेडियस काम में लेना है, इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 2 की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, भूल मत जाना, बी की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। फिर से एक बार, -2 -2 -2 -6, तो आंसर 4 माइक्रो एम्पियर। एक मिनट बच्चों, उसको चुप कर दें। सर 2 सेंटीमीटर कहां से आया? आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In the given diagram, magnetic field is increasing at the rate 1.5 Tesla per second. In the given diagram, magnetic field is increasing at the rate 1.5 Tesla per second. (1.5 Tesla per second. If area of the loop is 2 meters square, area of the loop is 2 meters square, then find current in the loop. Then find current in the loop. Then find current in the loop. ये एक लूप है, इसमें एक बैटरी लगी 5 वोल्ट की, 1 ओम का इसका इंटर रेजिस्टेंस है, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। लूप में करंट पूछा है, करंट पता करना बच्चों। करंट की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, या कोई कॉन्सेप्ट है बच्चों? इधर देखें सब बच्चे, इधर इधर समझना आप तो। इस लूप में इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इंक्रीज,
तो फिर उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें इस इंक्रीज की वजह से भी क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ और करंट। अब जो इंड्यूस वोल्टेज आएगा और ये बैटरी का वोल्टेज होगा, वो एक वोल्टेज लेंगे या दोनों को लेना होगा, दोनों को कंसीडर करना होगा। लेकिन उससे पहले वो इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा। उससे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिए जरा वो बताओ बच्चों, क्या दिए डेटा, ये सब तो बेकार है, पहले बताओ डेटा। ये एरिया दिया हुआ है कितना, और एक और चीज दिए 1.5 टेस्ला पर सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है। बस मैं यही चाह रहा था कि आप इस चीज को समझो। देखो हटवा तो आपने बता दिया कि वास्तव में क्या डेटा है, तो बताओ क्या हो गया ये डेटा, बताओ डी बी बाय डी डी। तो अपना मैंने आपसे कहा है कि ईएमएफ का फॉर्मूला कॉस थीटा हटाओ, सोचना नहीं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा ये डायग्राम है क्वेश्चन का। तो बताओ बच्चों सीधा बताओ क्या आएगा, बस नहीं बस तो फ्लक्स है, बी एस कॉस थीटा का कॉस थीटा हटते बस क्या रह गया, फ्लक्स, बस फ्लक्स। लेकिन ईएमएफ में फिर आपको देखना पड़ेगा ये डीबी बाई डी, तो बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, एस डीबी बाय डी। पिछली बार क्या बना था, बी डी एस बाय डी, यानी जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। पिछली बार एरिया चेंज हो रहा था तो बी डी एस बाय डी, इस बार मैग्नीफील्ड चेंज हो रहा है तो एस डीबी बाय डी। और अब बताओ क्वेश्चन में क्या एस दिया हुआ है, ये दिया, इससे क्या ईएमएफ आ जाएगा, करंट निकाल लोगे, अरे कर लोगे, करो बच्चों करो। नहीं आया वोल्टेज, नहीं आया अभी तक, क्या इतना टाइम लगा रहा हो, बोलो वोल्टेज कितना, 2 इंटू 1 पॉइंट, बोलो आंसर, 3 वोल्ट आया नहीं आया, बोलो। नहीं मैंने क्या बोला, साइन में नहीं सोचना है, पहले बताओ ये 3 वोल्ट आया नहीं आया, या सुनो 3 और 5 कितना हुआ, 8, 8 बाय 1। अब सुनो, हमें सुनो सुनो सुनो, हमें क्या, फिर बंद हो गए, फिर बंद हो गए, देखो तो फिर बंद हो गए ना, इधर वाला और उधर वाला चल रहा है, ठीक है। हाँ साहब, तो अब बताएं, यहां पर 5 और 3 जो हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करने वाला बच्चों, बताओ कि किस तरह से, बताएं बच्चों ये बैटरी कैसे करंट फ्लो करवाना चाहती है, वही पुराना एक नेट जो डोमिनेट करेगा वाली बात है। हाँ बोलो बच्चों कैसे फ्लो करना चाहती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या मैंने ऐसे लिखा है, आई बैटरी जो होना चाहती है वो एंटी क्लॉकवाइज, सही है गलत, जल्दी बोलो। अब बताओ डॉट जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंडाई इंक्रीज, तो उल्टा डॉट का क्या आएगा, क्रॉस, मतलब क्लॉकवाइज, इंड आई क्लॉकवाइज, आई बैटरी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सपोर्ट या अपोज, सपोज। बच्चा ऐसे बोल रहा है सपोज, ताकि क्या हो जाए, सपोर्ट हो रहा होगा तो सपोर्ट भी निकल गया मुंह से, और अपोज हो तो अपोज भी निकल गया, क्या कर लिया बच्चे ने, सपोज। हाँ बोलो बच्चों, अब वोल्टेज जो नेट आएगा बोलो क्या आएगा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं, 5 माइनस 3, तो बताओ आई सर्किट में कितना होगा, जल्दी बोलो, बोलो 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर। लेकिन ये भी तो बताओ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, ये बताओ फाइनल जो करंट होगा वो जो डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से होगा। क्या ये क्लॉकवाइज भी हो सकता था क्या, अरे क्लॉकवाइज हो सकता था क्या, हो सकता था, यहाँ पे डेटा कुछ और होता तो। मान लो मैं कहता एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है 5, तो 1.5 इंटू 5, 7.5, 7.5 बड़ा वोल्टेज हो गया, 7.5 वोल्टेज कैसा करंट फ्लो करना चाहेगा, क्लॉकवाइज, ये कितना करना चाहता है, तो फिर कौन बड़ा हो जाता, तो फिर कैसा करना आंसर, अभी क्या आएगा आंसर, अभी क्या आएगा। तो ये मत सोचो कि बैटरी का ही आंसर आएगा,
वो तो क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ भी बड़ा हो सकता है तो उसके हिसाब से करंट, और बैटरी का है तो उसके हिसाब से करंट। मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल। क्वेश्चंस नोट करो। क्या बेटा? किसका साइन? ई का साइन? ई का साइन ये मैंने कहा ना, ये सॉल्व ही नहीं करना है। वो साइन किसमें? ये आ गया ना, ये बताओ ये क्यों आया है? ये माइनस क्यों है ये तो बताओ। अपोज कर रहा है, इंक्रीज में साइन क्या आ रहा है? इंक्रीज के हिसाब से करंट क्या फ्लो होना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। तो वो अपने आप यहां आ जाएगा, इफेक्ट यहां आएगा। किसके साइन से? नहीं, इसके साइन से कैसे आएगा? इसका साइन तो फ्लक्स के अपोज का है, बैटरी के अपोज का थोड़ी है। बैटरी उल्टी भी तो हो सकती है। भाई ये क्यों सोच रहे हो कि इसके साइन को हम यहां रख रहे हैं? नहीं, बैटरी के वो नेगेटिव साइन किसका ऑपोजिशन है? फ्लक्स में चेंज का, बस। लेकिन इसका ये नहीं कि आप उठा के उसको वहां रख दोगे। इसलिए तो मैं क्या क्या तरीका सिखाया मैंने आपको, आप तो इसको हमेशा क्या लो, जैसा बताया वैसे करो। उसका आप चेक करो दोनों के कारण से, आप खुद सोचो उस बैटरी को क्या मतलब है उस चीज से। बैटरी के अगर मैं यहां टर्मिनल चेंज कर दूं तो बताओ इसी जगह पर दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही ना बात बच्चों? हाँ, इसे ध्यान रखें। एक्सरसाइज 1 में 1 से 23, एक्सरसाइज 1 में 1 से 23, लेकिन फिफ्थ नहीं करना है। एक्सरसाइज 1 में 1 से 23 लेकिन फिफ्थ नहीं करना है। एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 में 6, 8, 14, 6, 8 एंड 14 कल डिस्कस होंगे, मतलब परसों डिस्कस होंगे, ठीक है ना? और अगले वीक पूरे क्लासेस हैं, देख लिया बच्चों? शेड्यूल देखा नहीं देखा? अब अगले वीक क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया है। एक्स्ट्रा क्लास लेने की जगह क्या करा लिया मैंने? रेगुलर डेली क्लासेस आएंगी, ठीक है बच्चों? नहीं नहीं, सभी टीचर्स की नहीं हुई, काफी टीचर हट गए। जो टीचर हट गए, हट भी गए, और टीचर रह गए कम, समझे नहीं आप? और फिर एक ही टीचर, सभी टीचर्स क्या करेंगे? रोज पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोग, ठीक है ना? ठीक है। क्लासेस क्लासेस शायद रोज की 6 क्लासेस हो गई आपकी, रोज की 6 क्लासेस हो गई। शुरू किसने किया था? जब मैं बोला भाई एक टीचर की रोज क्लास आएगी 6 दिन, तो आपने बोला अच्छा रोज 6 क्लास। अब मजाक किसने शुरू की थी बच्चों? आपकी क्लासेस तो 4 ही रहेंगी बच्चों, टीचर कम कर दिए गए, बस खत्म, और कुछ नहीं। नहीं ऐसा में नहीं आया, ये भी आ गया ना? तो अब वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, सुनो बच्चों ध्यान से। हमारा काम है, मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। हमने फ्लक्स देखा, फ्लक्स में चेंज देखा, उससे वोल्टेज डेवलप करना सीख लिया। जब वोल्टेज डेवलप करना सीख लिया, भाई ये अगला स्टेप ये बनता है, जैसे बैटरी बनाना सीख लिया था उस जमाने में, तो बैटरी से क्या फ्लो करने लगे? करंट, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे। तब जब यहां पे भी ईएमएफ बनाना सीख लिया, तो यहां से भी क्या करो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके लिए अब हम, मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये रियल लाइफ में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, ये इस चैप्टर की वजह से ही है। और इस इलेक्ट्रिसिटी तक कैसे आएंगे, यही इस चैप्टर की कहानी पूरी। और स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगता जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर कैसे उसको आगे सेंड किया जाएगा। उसी प्रोसीजर में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, मोशनल ईएमएफ। क्या आता है? इमोशनल नहीं, ई बाद में, मोशनल ईएमएफ।
अभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम खुद के पास रखो ना, उसका सबके सामने क्यों बोल रहे हो? नहीं वो नहीं, उन्होंने कुछ और बोला। अब इसमें लिखो ए, मोशनल ईएमएफ में ए, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो ए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेटरी कंडक्टर, induced EMF due to translatory conductor. ट्रांसलेटरी कंडक्टर, ट्रांसलेशन कंडक्टर जब ट्रांसलेशन मोशन में होगा तो उससे, आप सब जानते हो बच्चों मोशन में दो बेसिक मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। इन कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है। तो पहले ट्रांसलेशन देख रहे हैं और ट्रांसलेशन से मूव करा के फिर ईएमएफ देखेंगे और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। एक कंडक्टर लिया सामने कैसे बच्चे, ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को यहां पर आपने देखा ध्यान से कि ये वेलोसिटी इसको देनी होगी क्योंकि मोशन की बात है, और लेट्स से कोई मैग्नेटिक वर्क कर रहा है जिसमें इसको चलाते हैं। बताओ एक कंडक्टर को ऐसे होल्ड किया, बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक ऐसे चल रहा है, ऐसे इससे मैग्नेटिक है, ये कंडक्टर इसकी फील्ड है, इसको ऐसे काटता हुआ, ये फील्ड लाइन समझ लो, मेरी फील्ड लाइन साथ मेरी फील्ड लाइन से ये चार फील्ड लाइन ऐसे ये काटता हुआ जा रहा है, इसको कट करता हुआ जा रहा है। तो क्या होता है बताओ, जब ये कंडक्टर है क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, है या नहीं है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये आगे जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पीछे ऐसे गिरते, क्यों? ये आगे जाएगा तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना बच्चों, तो पीछे गिर जाएंगे। ऐसा होता है क्या? तो किधर जाएंगे? इसको ऐसे समझो, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हो, ट्रेन में आप बैठे हो, क्या ट्रेन के अंदर घूमने के लिए फ्री हो? अरे हाँ या ना? और ट्रेन आगे के चलते ही आप पीछे के डिब्बे से नीचे गिर जाते? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ट्रेन के साथ ही जाते हो क्या बच्चों? यस और नो? अब एक्चुअल में अगर देखा जाए, ऐसा कुछ बच्चे सोचते, पता नहीं क्या सोचते हैं कि अच्छा अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया तो इलेक्ट्रॉन पीछे गया, तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन, अपने आप को ट्रेन में जो बैठे हुए आप इलेक्ट्रॉन समझ लो, ट्रेन को समझ लो कंडक्टर, बस ये सोचो। अब क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से ये कंडक्टर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी ऑब्वियसली। भाई ट्रेन जब आप पहुंच जाती है अपने जब जितनी देर में पहुंचती उतनी देर में आप भी तो पहुंच जाते हो, तो यानी आपकी वेलोसिटी भी वही रही जो ट्रेन की है, सीधी सी बात है। तो यहां से ये चले हाँ यहाँ पर, और वी हो गया चार्ज, जब मैग्नेटिक में मूव करता है तो उस पर लगता है फोर्स, और फोर्स की भी अपनी एक कहानी है डायरेक्शन की, V क्रॉस B। वेलोसिटी किधर है बताओ बच्चों, वेलोसिटी किधर है? आई कैप, मैग्नेटिक किधर है? माइनस के कैप। सॉल्व करना है, माइनस साइन को बाहर निकाल के सॉल्व करो, आई के माइनस जे होता है, तो बताओ किधर फोर्स लगेगा? प्लस जे। यस और नो? गलत, इलेक्ट्रॉन धोखा देता है। फिर गलती हो गया, और फिर धोखा दे दिया आपको, फिर धोखा खा लिया आपने। बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर प्लस जे अगर आंसर आया तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। मैग्नेटिक फोर्स इधर काम करेगा, लेट्स से 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, और अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? नीचे, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा तो फिर यहां से टपक फिर किधर जाएगा? क्या होगा? नीचे जाएगा, फिर क्या होगा? आप सोचो बच्चों, ऐसे सोचो, मतलब ये समझिए दीवार है ना? अब आप यहाँ खड़े हो और आपको एक बंदा पीछे से पुश कर रहा है, तो क्या होगा? आप इधर मूव करोगे, और पुश कर दिया उसने आपको, और पुश कर दिया, और दीवार से भड़ीस दिया उसने आपको ऐसे, अरे समझ रहे? अब क्या होगा? अब दीवार तोड़ के तो आप बाहर जा नहीं सकते। अरे बोलो बच्चों, दीवार तोड़ के बाहर जा नहीं सकते हो, फोर्स भी आप पर, बोलो क्या होगा? यहीं आके रुक जाए। इलेक्ट्रॉन की भी यही कहानी है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लग रहा है तो भाई साहब ने चलना इधर शुरू करा, तो क्योंकि जगह थी, लेकिन जब ये दीवार आई तो इलेक्ट्रॉन यहां पर, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की कहानी चल रही, किसकी कहानी?
इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की कहानी है। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की कहानी में आप देखें ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? चार्ज का नेगेटिव। ऐसा अगर हमने डायग्राम बनाया तो ये गलत है। इसलिए गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि शुरुआत में ये एक नॉर्मल कंडक्टर है, अनचार्ज्ड, और आगे जाके हमने बनाया इसका नेगेटिव यानी चार्ज, यानी चार्ज पैदा हो। लेकिन याद करो बच्चों, आप सब जानते हो चार्ज पैदा, चार्ज मरता, चार्ज तो अरे अमर नहीं, कंजर्व है। क्या है बच्चों? चार्ज क्या है? कंजर्व है। और इसका मतलब अगर इधर एक नेगेटिव बनाओगे तो इधर क्या बनाना पड़ेगा? और ऐसे बोला जाएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पहुंचा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव। जहां पर आता है वहां नेगेटिव। ये कुछ कौन सी इलेक्ट्रॉन की कहानी थी? इलेक्ट्रॉन नंबर। अब आती है कहानी इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की। वेलोसिटी भी इधर, मैनीफोर्स भी इधर, लेकिन इसकी कहानी में कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बोलो क्या ट्विस्ट है? जो इसके साथ नहीं था वो इसके साथ है। कौन? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है। कौन सा फोर्स? नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर काम कर रहा नहीं कर रहा है? और अभी एक एक चार्ज आया है, एक एक इलेक्ट्रॉन आया, उससे फोर्स ज्यादा लगने वाला। मान लेते हैं 1 न्यूटन। कितना न्यूटन? तो अब ये ऊपर चला, यह किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन नंबर 2 किधर जाएगा? जल्दी बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 किधर जाएगा? 10 न्यूटन नीचे। क्या मैनीफोर्स चेंज हुआ? अच्छा बताओ, 10 न्यूटन पहले था, क्या अब मैनीफोर्स भी 10 न्यूटन ही है? हाँ। तो फिर बताओ बच्चों किधर जाएगा? नीचे 10 ऊपर 1, नीचे जाएगा। नीचे जाने पर आप देखेंगे क्या अगली पिक्चर को जैसे जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस। और इलेक्ट्रॉन नंबर 3 की कहानी में कोई चेंज है? इलेक्ट्रॉन नंबर 3 की कहानी में फिर से चेंज है। क्या? कि यहां पर अब जो फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो फोर्सेस भी 2 लगाएंगे। पहले कितने लगा था? 1। तो इस तरह से अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कितने न्यूटन? तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? नीचे। इस तरह से दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? या ये प्रोसेस रुकेगा? कब रुकेगा बताओ बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल या मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल? इलेक्ट्रिक फोर्स वेरिएबल, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नीचे 10 तो ऊपर भी 10 10 10 10 हो, और तब नेट फोर्स 0 हो। तब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। और इस तरह से आप देखें ध्यान से, ऊपर मान लो मैंने 4 प्लस बनाने पे ऐसा हो जाता है, मान लो नीचे 4 माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस हो गए, और ये प्रोसेस रुक गया। लेकिन ये प्रोसेस रुकने पर आप देखेंगे इस एंड पर पॉजिटिव टर्मिनल, इस एंड टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज होने से इसका पोटेंशियल हो गया V प्लस। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसका पोटेंशियल हो गया V माइनस, और दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, EMF। याद करो सेल के टर्मिनल्स में क्या होता है? सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल V प्लस, सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल V माइनस। V प्लस माइनस V माइनस, अरे EMF होता ही नहीं होता है। बस वो इस EMF का यहां पे नाम रख रहे हैं इंड्यूस EMF। क्या रख रहे हैं? या फिर बोल रहे हैं मोशनल EMF। क्यों बोल रहे हैं मोशनल EMF? क्योंकि किससे आया है? कंडक्टर को क्या कराना पड़ा है? मूव कराना पड़ा है, उससे ये EMF आया है। लेकिन समझ में कुछ भी आया ही नहीं है बच्चों। तो अब आप बताएं इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में पहले डायग्राम बनाएंगे। ये कंडक्टर V वेलोसिटी से गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी V वेलोसिटी से जाएगा। FM नीचे काम करेगा, और यहां मान लो 4 नेगेटिव लगाते हैं, यहां 4 पॉजिटिव लगाते हैं। हाँ बनाना है, देखना थोड़ी है, देखना भी है बनाना भी है। इस एंड का नाम P Q, इसकी लेंथ लिख लेते हैं बच्चों DL,
और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, बनाओ चो शानदार, बना लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी तो इश्यू कॉन्सेप्ट। हाँ क्या हो? नहीं आता है, वो तो ऑर्डर क्या है देखना पड़ा, नहीं आता बेटा। अरे यार, आता है बेटा, इसलिए आता है कि सुबह भी यही पढ़ा है, पिछले बैच में भी, और सदियों से। नोट ले बच्चों, लिखो इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैंडफुल तो लगाया ही नहीं। प्लीज न सर, नो 6 क्लासेस नहीं। अच्छा, अच्छा वो खेल रहे थे जब मैंने कहा 6 क्लासेस, उस वक्त का कॉन्सेप्ट है, लिखो बच्चों। व्हेन अ कंडक्टर, इसी में फर्स्ट पॉइंट लिखवाया ना मैंने आपको, फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम बनाया नहीं बनाया है, अब इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर moves in magnetic field, then due to force on free electrons, then due to force on free electrons, redistribution of charge occurs. Redistribution of charge occurs. In equilibrium, next line say. In equilibrium, magnetic force is balanced by electric force. Magnetic force is balanced by electric force. And there appears a potential difference between ends of the conductor. And there appears a potential difference between the ends of the conductor called induced oblique motional EMF. Called induced oblique motional EMF. In equilibrium, magnetic force is balanced by electric force. Magnetic force is balanced by electric force, and there appears a potential difference between the ends of the conductor, and there appears potential difference between the ends of the conductor called induced oblique motional EMF. Next answer लिखो, next answer. In equilibrium, next answer. In equilibrium, no, बात नहीं बेटा, Fe is equal to minus Fm, QE is equal to
क्यू वी क्रॉस बी, E is equal to minus V cross B. Now लिखते जाना, मैं समझा दूंगा बाद में, एक्स्ट्रा लिखना फिर। पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकली हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया था। E is equal to minus V cross B dot dl. E is equal to V cross B dot dl, as V cross B constant, so V cross B dot dl, V cross B नोटते जाओ बच्चों, dot L called above product is called scalar triple product or box product. यहां तक आप नोट करो, फिर बात करते हैं अपन। वीडियो क्वालिटी ऑनलाइन बच्चों, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या? ये आपके मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ब्लर कॉन्सेप्ट है क्या? ब्लर कॉन्सेप्ट है क्या? वो ब्लर कर दिया, अच्छा। बहुत नेट खाता है। ना ओके, ठीक है। हाँ साहब, चलाएं कॉन्सेप्ट, तो इधर आ जाओ फिर देखो। सुनो बच्चों, टॉपिक का नाम वापस समझते हैं, तो वहीं से ये आपको लग रहा है ये सब क्या खेल रखा है इतना सारा? बहुत सिंपल है, समझने वाली बात है, कर क्या रहे हैं इधर देखें सब बच्चे। देखो, टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन से जो ईएमएफ आया, मोशन से जो ईएमएफ आया कॉन्सेप्चुअली समझा तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करना है। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कितना ईएमएफ आया। अगर मोशन से ईएमएफ आया, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए बच्चों। बस हम वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। इसका तो हम बस ये निकालना चाहते हैं, बोलो क्या हमारा टारगेट क्या है? बताओ, इस सबका टारगेट क्या है? डेल्टा वी, जिसको हम यहां क्या नाम दे रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज। लेकिन डेल्टा वी की डेफिनेशन याद है बच्चों? पुरानी पुरानी डेफिनेशन याद है बच्चों? इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर वाली याद है? बस उसी को, क्योंकि यहाँ डीएल लेंथ ली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे डीएल हो गया। बस अब आप सोचो, आप इसको भूल जाओ सबको, आप तो दिमाग में रखो कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आती है। बोलो क्या? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई माइनस ई डॉट डीएल या डीआर। अब इसमें मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? ई। बस आगे का रास्ता और पीछे का रास्ता इसी से ही जाता है। बताओ, हमने पहले ये सब क्या किया? बताओ, ये सब क्या किया? इससे क्या मिल रहा है? ई। बस बात खत्म। दोनों फोर्सेस बैलेंस किए, क्योंकि तब तक ही ऐसा हुआ था। जब फोर्सेस बैलेंस किए, उससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों? ई की।
और जब ई की वैल्यू मिल गई तो फिर हमने क्या करा, उस ई की वैल्यू को यहां पे पुट दिया और हमें ये आंसर मिल गया v क्रॉस b। यहां पर ये आ गया v क्रॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। अब v क्रॉस b को अगर हम देखें ध्यान से तो फोर्स होता है q v क्रॉस b। अब हम ये चेंज करना, तो मैग्नीट्यूड चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करना, क्यू चेंज कर रहे, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, बाहर आ गया। तो फिर लिखा इंटीग्रेशन ये v क्रॉस b, ये बाहर आ गया, तो ये डॉट डीएल। बताओ इंटीग्रेशन डीएल ये क्या है, एल क्या है? नहीं, एक बार 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 समझाता हूं बच्चों, ये गलती मत करो। क्या ये लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है? हमेशा ध्यान रखो, अगर वेक्टर से इंटीग्रेशन डीएल करके अगर वेक्टर एल आता है तो वो हमेशा क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्ड मेरा न्यूमेरिकल में यूज आएगा, ये बात यहां बोलनी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीज आने वाली है आगे। क्या लेंगे? नॉट लेंथ, बोलो क्या? डिस्प्लेसमेंट। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम समझाता हूं आपको। बताओ बच्चों, ए डॉट बी को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर या वेक्टर? ये क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया क्या? अरे आज तो मैं जल्दी आया था थोड़ा। अच्छा, लेकिन क्लास तो 2 बजे शुरू होती है, उससे क्या पकड़ता है? अरे यार, थोड़ा सा दूं आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो बच्चों v क्रॉस b डॉट एल में देखें, बताओ a डॉट b को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर या वेक्टर? क्यों बोलते हैं स्केलर? स्केलर हमेशा इसलिए बोलते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, बस खत्म। ए डॉट बी जो होता है ना प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? जैसे वर्क डन है एफ डॉट डी आर, अरे होता है नहीं होता बच्चों, तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यानी बताओ किसी प्रोडक्ट का नाम किस बेसिस पे होता है कि वो बाहर आने वाली क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर? समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ इस सब का रिजल्ट क्या आएगा, इन सब का रिजल्ट क्या आएगा, v क्रॉस b का रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर आएगा, नो डाउट। इसको लिख दो d, क्या लिख दो, d। नाउ d डॉट l विल बी फाइनली अ स्केलर। तो फाइनल क्वांटिटी क्या निकल गया यार बच्चों, स्केलर। तो इसलिए नाम क्या लग गया, स्केलर। लेकिन कितने हैं, 3 वेक्टर से, तो क्या नाम रखा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैथमेटिक्स में इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, इससे बॉक्स का, इनके प्रोडक्ट से बॉक्स का वॉल्यूम मिलता है। एक बॉक्स है ना, बॉक्स, उसका वॉल्यूम मिल जाता है, वो समझाऊंगा। अब इसको लिखने का तरीका होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में। याद करो बच्चों, ए क्रॉस बी को भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी को लिखते हैं आई जे के लिखते हैं, फिर नीचे नीचे ए और बी के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पर कितने, यहां कितने हैं, यहां वहां 2 होते हैं, ये कितने, 3। तो पहली लाइन आई जे के वाली खत्म, सब किससे भर जाएगी, इन तीनों से। कैसे, पहला बोलो क्या लिखेंगे, वी एक्स वी वाई और वी जेड। फिर क्या लिखेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड, और फिर एल एक्स एल वाई एल जेड। इसलिए लेंथ नहीं है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट के कौन से, 3 कंपोनेंट। ये लिख लो और आज की सभा। इसको सोल्व करना आता है, आता ही नहीं आता, नहीं आता। जिस तरह से 2 का होता है वैसे ही 3 का, छुपाओ लगाओ, अरे याद है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी लगेगा ना।